नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26/11 के आतंकी हमले में शहीद हुए तमाम लोगों को श्रद्धांजलि दी है। अपने एक्स हैंडल के जरिए उन्होंने शहीदों को नमन किया है। आपको बता दें कि 26/11 मुंबई हमले की 15वीं बरसी है। आतंकियों ने 166 मासूमों की हत्या की थी। हमले में 300 से अधिक लोग घायल हुए थे। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी हमला हुआ था। समुद्री रास्ते से आए पाकिस्तान के 10 जैश-ए-मोहम्मद आतंकियों ने ताज होटल में इस घटना को अंजाम दिया था। आतंकवादियों ने पूरे इलाके को बम और गोलाबारी से दहला दिया था। यह इतिहास का सबसे भीषण और भयावह आतंकी हमला रहा। तेलंगाना के कान्हा शांति वनम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कान्हा शांति वनम को दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन हॉल कहा जाता है। जब इस हॉल में 1 लाख लोग एक साथ ध्यान लगाएंगे तो ऊर्जा यहां जो पैदा होगी उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इस कान्हा शांति वनम में जिस संस्कृति को हम जी रहे हैं वह हजारों सालों के सतत प्रवाह से निरंतर समृद्ध हुई है। जो सच्चा साधक है उसे आप पूरी निष्ठा से योग और ध्यान से परिचित करवाते हैं। यह मानवता की बहुत बड़ी सेवा है। हर ध्यान, हर घर ध्यान, हर दिल ध्यान, यह आपका संकल्प भारत ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति की सेवा कर रहा है। साथियों, कान्हा शांति वनम को दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन हॉल कहा जा रहा है। जब इस हॉल में 1 लाख लोग एक साथ ध्यान लगाएंगे तो जो ऊर्जा यहां पैदा होगी उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इस कान्हा शांति वनम में जिस परंपरा, जिस संस्कृति को हम जी रहे हैं वो हजारों वर्षों के एक सतत प्रवाह से निरंतर समृद्ध हुई है। इसमें हमारे संतों की, हमारे तपस्वियों की समृद्ध परंपरा का, समृद्ध विरासत का और अथक एक निष्ठ प्रयासों का प्रतिबिंब है। कान्हा शांति वनम इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। आज आपके प्रयासों से 160 से ज्यादा देशों के लोग सहज मार्ग पद्धति से योग को अपनाए हुए हैं। जो सच्चा साधक है उसे आप पूरी निष्ठा से योग और ध्यान से परिचित कराते हैं। ये मानवता की बहुत बड़ी सेवा है। हर ध्यान, हर घर ध्यान, हर दिल ध्यान, ये आपका संकल्प भारत ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति की सेवा कर रहा है। तेलंगाना में मतदान से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे गंदा खेल आज तेलंगाना में देखा जा सकता है। यह सरकार सभी जाति को उनके हकों से वंचित करती है। साथ ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम आरक्षण संविधान विरोधी है, इसे किसी भी तरीके से लागू नहीं होने देना चाहिए। बीआरएस और कांग्रेस मिलकर देश को एक नए विभाजन की ओर लेकर जाना चाहती हैं। भाइयों बहनों, तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे गंदा खेल आज तेलंगाना में देखा जा सकता है। समाज को बांटने के लिए कोई सरकार किस हद तक जा सकती है यह हमने यहां देखा है। जब तेलंगाना की बीआरएस सरकार के द्वारा मुस्लिम आरक्षण की घोषणा की जाती है, भाइयों बहनों, ये मुस्लिम आरक्षण हमारे दलित बंधुओं को, वंचितों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी, एसटी
इन सभी कैटेगरी को, पिछड़ी जाति के लोगों को उनके हकों से वंचित करने की साजिश का हिस्सा है। भैया बहनों, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का भी अपमान है और इसीलिए आज मैं आपके पास आया आपसे विशेष अपील करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट तेलंगाना में लेकर के आप आएंगे, ये मुस्लिम आरक्षण समाप्त होगा और ये आरक्षण का लाभ यहां के एससी, एसटी, ओबीसी और यहां के गरीबों को प्राप्त होगा। तेलंगाना के अंडोले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जनसभा हुई और इस दौरान उन्होंने केसीआर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केसीआर की वजह से तेलंगाना में 8,000 किसानों ने आत्महत्या की है। हमारी सरकार किसानों की रक्षा करेगी और उन्हें हर साल प्रत्येक एकड़ के लिए 15,000 रुपए देगी। केसीआर ने किसानों की आत्महत्या करवाई, 8,000 किसानों ने आत्महत्या की। हमारी सरकार किसानों की रक्षा करेगी। 15,000 रुपए हर एकड़ के लिए किसानों को हर साल। तेलंगाना के निजामाबाद में बीआरएस एमएलसी के कविता सिंह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी तेलंगाना आते हैं, बिरयानी खाते हैं, पान खाते हैं, अच्छा है, वो हमारे मेहमान हैं, हमारा खाना और मेहमान नवाजी टेस्ट करके जाए। पूरा गांधी परिवार कभी भी तेलंगाना के लोगों के साथ नहीं था, जबकि तेलंगाना के लोगों को उनकी जरूरत पड़ी, उन्होंने तेलंगाना को धोखे ही दिए। राहुल गांधी ये सब भूलकर सिर्फ केसीआर पर आरोप लगाना चाहते हैं। तेलंगाना की आवाम इसे पसंद नहीं कर रही है, उन्होंने हमारा साथ कभी नहीं दिया है। देखिए, राहुल गांधी जी तेलंगाना आते हैं, बिरयानी खाते हैं, पान खाते हैं, अच्छा है, मेहमान है हमारे, हमारा खाना यहाँ का टेस्ट करके, हमारी मेहमान नवाजी टेस्ट करके चले जाए। लेकिन उन्होंने जो भी बातें किए हैं कल कि तेलंगाना, जब इंदिरा जी को तेलंगाना की जरूरत थी, तेलंगाना की जनता उनके साथ थी, लेकिन पूरा गांधी परिवार कभी भी तेलंगाना के जनता के साथ नहीं था। जब भी हमें तेलंगाना के लोगों को, आवाम को जरूरत पड़ी, उन्होंने लगातार तेलंगाना को धोखे ही दिए और कुछ नहीं दिए हैं। वो सारे चीजें भूलकर वो अभी सिर्फ आरोप लगाना चाहते हैं केसीआर साहब पे। तेलंगाना की आवाम इसको पसंद नहीं कर रही है और पसंद नहीं करेगी, क्योंकि वो जो भी कह रहे हैं वो सरासर झूठ है। हमेशा हमने गांधी परिवार का, इंदिरा जी का, कांग्रेस का, तेलंगाना के आवाम ने साथ दिया है, लेकिन उन्होंने हमारा साथ कभी नहीं दिया। हैदराबाद में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना है। उसके बाद नड्डा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, आज हमने प्रधानमंत्री मोदी को मन की बात कार्यक्रम में सुना। उन्होंने देश, समाज, स्वच्छता, आर्थिक दृष्टि से वोकल फॉर लोकल, इन सारे मुद्दों पर किस तरह से देश आगे जा रहा है, इस पर चर्चा की है। यहाँ मन की बात सुनने आए हुए इतनी बड़ी संख्या में आए हुए देवी और सज्जनों और मेरे युवा साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज हम सब लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मन की बात में सुना और उन्होंने हम सबको देश, समाज, स्वच्छता, आर्थिक दृष्टि से वोकल फॉर लोकल, इन सारे मुद्दों पर किस तरीके से देश आगे जा रहा है, इस पर उन्होंने चर्चा की। अब मैं यहां आया हूं और आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। 30 तारीख को आप सब लोगों ने अपना मतदान करना है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना है। इस दौरान भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मुझे बहुत पीड़ा होती थी जब मैं लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों के पीछे मेड इन चाइना देखता था, दिवाली पर इसी तरह के खिलौने देखता था। ये दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को प्रेरित किया है, उनका अभिनंदन। मुझे बहुत पीड़ा होती थी जब मैं लक्ष्मी गणेश मेड इन चाइना देखता था, खिलौने देखता था दिवाली में, बाकी में। अब बताइए 3.5 लाख करोड़ का व्यापार हुआ है इन पर्व में, तो ये दिखाई पड़ता है कि मोदी जी ने देश को प्रेरित किया है, उनका अभिनंदन, धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन का बात कार्यक्रम को सुना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि पार्टी और राजनीति से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री मोदी की बात समाज के हर वर्ग तक पहुंचती है। किसी भी एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने किसी राजनीति या किसी राजनीतिक दल विशेष की बात नहीं की।
कहीं ना कहीं उन्होंने हर बार नसीहत देने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी की विश्वसनीयता इतनी है कि वो जब भी कोई बात करते हैं तो देश का हर नागरिक समझता है कि इसमें उसका हित है। कि आपने देखा होगा जिस तरह से आज भी उत्साह था, पार्टी, राजनीति और सब और बातों से ऊपर उठ करके समाज के हर वर्ग तक मोदी जी की बात पहुंचती है। ये मोदी जी की दूरंदेशी थी कि उनको ये समझ में आया कि रेडियो ही एक ऐसा माध्यम है जो भारत जैसे बहुमुखी देश के कोने कोने में पहुंच सकता है, कि हर व्यक्ति के पास शायद और कोई साधन उपलब्ध ना हो, टेलीविजन इत्यादि। दूसरा, किसी भी एपिसोड में मोदी जी ने राजनीति को लेकर के या किसी राजनीतिक दल विशेष को लेकर के बात नहीं की, केवल समाज की बात। समाज में जो लोग बहुत ज़्यादा जाने नहीं जाते, जाने अनजाने में अनसेलिब्रेटेड ढंग से अनसंग हीरो और अनसंग हीरोइंस के तौर पर जो समाज सेवा में लगे हैं, उनकी कहानियों को उजागर करके हमारे सामने लाया ताकि हमें भी प्रेरणा मिले, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हर बार नसीहत देने का काम किया। आज के एपिसोड में आपने देखा जहां उन्होंने लद्दाख के पश्मीना की बात की, वहां दूसरी तरफ बसोली में होने वाले बसोली उत्सव की बात की। तीसरी ओर दक्षिण भारत में किस प्रकार से अनजाने में कुछ लोग अपना एक छोटी सी टोली बना करके काम कर रहे हैं स्वच्छता का, उसकी बात की। और साथ ही साथ ये नसीहत भी दी कि नया ट्रेंड आया है समाज में विदेश जा कर के डेस्टिनेशन शादियां करने का, क्या इसे कम किया जा सकता है ताकि ये शादी विवाह, ये समारोह ये देश के भीतर हों और देश के लोगों को इसका लाभ पहुंचे, या आमदनी का जरिया बने। और उन्होंने कहा कि उनके मन की पीड़ा है जिसका उन्होंने इजहार किया। लेकिन मोदी जी की विश्वसनीयता इतनी है कि वो जो भी बात कहते हैं देश का हर नागरिक समझता है कि कहीं ना कहीं इसमें उसका हित है। मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना है। उसके बाद वी.डी. शर्मा ने कहा, आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत का सामर्थ्य है कि आज भारत से आतंकवाद समाप्त हो गया है। वोकल फॉर लोकल के उत्पादकों का चलन बढ़ा है। आज हमें गर्व है कि 4 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार भारत ने किया है। ये भारत की उपलब्धि है। और आज का दिन वो दिन है जब भारत के अंदर आतंकवाद ने मुंबई के हमले से जिस प्रकार से आक्रमण किया था, आज भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत की सामर्थ्य है कि आज भारत से आतंकवाद समाप्त हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया है कि दिवाली के और इस त्योहारों के अवसर पर वोकल फॉर लोकल के उत्पादकों का एक चलन बढ़ा है और लोगों के व्यवहार में जो आया है माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के कारण आज हमें गर्व है कि 4 लाख करोड़ से ऊपर का बिजनेस, और लोग ये देखते हैं कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया लिखा है कि नहीं लिखा है। इस देश का, इस प्रोडक्ट का उत्पादक देश कौन सा है, ये भी लोग अब देखने लगे हैं। ये भारत की उपलब्धि है। आज आम आदमी पार्टी की स्थापना दिवस है। वहीं इस मौके पर दिल्ली के सीएम और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, पिछले 11 सालों में आम आदमी पार्टी को जितना आपको निशाना बनाया गया है, भारत के इतिहास में किसी अन्य राजनीतिक पार्टी को इतना निशाना नहीं बनाया गया। उन्होंने 250 से ज्यादा फर्जी मामले हम पर दर्ज कराए, देश की सभी एजेंसियों को आपके पीछे लगा दिया, लेकिन उन्हें आज तक एक भी सबूत नहीं मिला है। यह पहला स्थापना दिवस है जब मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और विजय नायर हमारे साथ नहीं है। उन्हें झूठे मामलों में जेल में डाल दिया गया है। भाजपा को दूसरी पार्टियों के नेताओं पर झूठे मामले पर झुकाना आता है, लेकिन उन्हें आपको झुकाना नहीं पता। हम सबके लिए गर्व की बात है कि आज तक हमारा एक भी विधायक न बिका न टूटा। मुझे याद है आंदोलन के समय रामलीला मैदान में लोग पूछते थे, आप लोग भ्रष्ट नहीं होंगे, इस बात की क्या गारंटी है। आज मैं आम आदमी पार्टी से जुड़े हर व्यक्ति से कहना चाहूंगा कि पिछले 11 सालों में जितना आम आदमी पार्टी को टारगेट किया गया है, भारत के इतिहास में किसी और राजनीतिक पार्टी को इतना टारगेट नहीं किया गया। पिछले 11 साल में इन्होंने हम पे 250 से ज्यादा फर्जी केस किए हैं। ईडी, सीबीआई, आईटी, दिल्ली पुलिस, न जाने कोई एजेंसी नहीं छोड़ी। देश की सभी एजेंसियों को आम आदमी पार्टी के पीछे छोड़ दिया इन्होंने।
लेकिन आज तक इन्हें एक भी कोई भी सबूत नहीं मिला, एक पैसे की गल हेराफेरी नहीं मिली, एक पैसे की रिकवरी नहीं हुई। हमारी ईमानदारी का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट यही है। आज मेरा मन थोड़ा भारी है। यह पहला स्थापना दिवस है जब हमारे साथ मनीष सिसोदिया जी नहीं है, सत्येंद्र जैन जी नहीं है, संजय सिंह, विजय नायर हमारे साथ नहीं है। उन लोगों को फर्जी केस में जेल में डाल दिया गया है। भाजपा वालों को दूसरी पार्टियों के नेताओं पे फर्जी केस करके झुकाना आता है, लेकिन आम आदमी पार्टी को झुकाना नहीं आता। यह हम सबके लिए गर्व की बात है कि आज तक हमारा एक भी एमएलए या एक भी नेता ना बिका ना टूटा। इनके परिवार भी नहीं टूटे, उन्होंने भी, उनके परिवारों ने भी साथ दिया। बहुत कोशिश की उन्होंने हमारे नेताओं को झुकाने की, लेकिन हमारे एक भी नेता को तोड़ नहीं पाए। हमारे नेताओं के पास भी बड़े बड़े लोग आए, बोले मोदी जी से मिल जाओ, समझौता कर लो, हम मध्यस्थता करवा देंगे, लेकिन हमारा एक भी नेता नहीं झुका। नेक्स्ट, दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। इसी पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए जमीनी स्तर पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। सरकार इस पर पूरी ताकत से काम कर रही है। मैं दिल्ली की जनता से भी कहना चाहूंगा कि आज उत्तर भारत में प्रदूषण में पराली जलाने की बहुत कम घटनाएं शामिल है। अब स्थानीय प्रदूषण स्रोतों के कारण उत्तरी एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ रहा है। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जिस तरह से GRAP तृतीय यानी ग्रैप 3 को सख्ती के साथ लागू किया गया, दिल्ली में लागू हुआ है और एनसीआर में भी नियमित निगरानी होनी चाहिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शंस था कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण को कम करने के लिए एक्शंस लिए जाएं ग्राउंड स्तर पे, और उस पे सरकार जो है पूरी ताकत के साथ लगी हुई है। और मैं दिल्ली के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि खास तौर से अभी जो आज की तारीख में प्रदूषण है उत्तर भारत के अंदर, उसमें अब पराली जलने की घटनाएं बहुत ही कम हो गई हैं। मेरे ख्याल से कल केवल 29 जगह केवल पूरे रिपोर्ट की गई है। तो अब जो प्रदूषण का स्तर है उसमें पूरे जो नॉर्थ एनसीआर का एरिया है उसमें जो लोकल प्रदूषण के जो स्रोत हैं उनसे प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। तो मेरा यही निवेदन है कि दिल्ली में जिस तरह से ग्रैप 3 को कड़ाई के साथ लागू किया गया है, उसी तरह से एनसीआर में भी उस पर रेगुलर मॉनिटरिंग की जाए। आज से संयुक्त किसान मोर्चा का कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन है। पंजाब में पराली जलाने पर दर्ज केस भी वापस लेने की किसान मांग कर रहे हैं। वहीं किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए चंडीगढ़ मोहाली सीमा के पास सुरक्षा कड़ी की गई है। यूपी के कानपुर के रामा मेडिकल कॉलेज में एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। आशंका है कि छात्र की हत्या की गई है और कॉलेज के ओल्ड बॉयज हॉस्टल के बेसमेंट में छात्र की लहूलुहान लाश मिली थी। छात्र का नाम साहिल शाश्वत और उम्र 24 साल बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एक छात्र की मृत्यु हुई है यहाँ पे हॉस्टल में। हम लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। बॉडी का पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। इसकी वीडियोग्राफी की जा रही है। यहाँ पे जो छात्र हैं उनसे बातचीत की जा रही है और सीसीटीवी कैमरे जो बाहर लगे हैं उनको देखा गया है। छात्रावास में बाहर से कोई नहीं आया है और ये भी देखा गया है कि रात को 1:40-45 तक छात्र के द्वारा एक्टिविटीज यहाँ पे हमें मिली है, सिम्टम्स मिले हैं जो बताता है कि 1:45 बजे तक एटलीस्ट वह छात्र किसी न किसी रूप में एक्टिव था। और चूंकि सीसीटीवी फुटेजेज में बाहर से किसी के आने के यहाँ पे कोई सिम्टम्स नहीं है, तो ये बड़ा स्पष्ट है कि जो कुछ भी है तो वह हॉस्टल के भीतर है। छात्रों के विषय का मामला है, संवेदनशील विषय है। हम सभी लोग इस गंभीर घटना की जांच कर रहे हैं। पुलिस आयुक्त महोदय यहाँ पे आए थे, सभी चीजों को उन्होंने स्वयं देखा है। हम सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे हैं। इस पूरे बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।